नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। वाराणसी में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा पर आधारित कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की, साथ ही राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन भी किया। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुन पाते हैं। आप ही की तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठन मंत्री के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना जीवन जिया और फिर उन क्षेत्रों में जाकर के जो लोग अभाव से ग्रसित हैं, जिन तक सरकार नहीं पहुंच पाई थी, वहां पर साधन विहीन उन लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने सेवा के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। और यही कारण है कि उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। और आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में महाविद्यालय परिवार को और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। ये सचमुच महाविद्यालय परिवार के लिए एक उस विरासत को एक नई जीवनी देना है, एक जीवंतता देना है, जिस विरासत को भगवान बिरसा मुंडा ने, धरती आबा बिरसा मुंडा ने भारतवासियों के लिए छोड़ा है। महाविद्यालय के पास अपने आप एक विरासत है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इस महाविद्यालय के संचालन में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, यानी भारत की आध्यात्मिक विरासत। श्रीमती एनी बेसेंट भारत के स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसा नाम जो आयरिश होते हुए भी जिन्होंने भारत के अंदर भारत की मूल परंपरा को किसी भी भारतीय से बढ़कर के सम्मान दिया और सम्मान देकर के उसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया। महामना मदन मोहन मालवीय, जिनकी विरासत बीएचयू के रूप में हम सबके सामने है और देश के अंदर भारत की मूल परंपरा को आगे बढ़ाने कि एक बहुत बड़ी विरासत वे हम सब के लिए छोड़ चुके हैं। जब वह चित्रकूट से पंचवटी की तरफ, दंडकारण्य की तरफ जाते जाते पंचवटी तक पहुंच गए और माता सीता का अपहरण हो जाता है, उस समय भगवान राम के साथ न अयोध्या की सेना थी, न जनकपुर की सेना थी। और सेना थी तो भारत की इस जनजातीय समुदाय से जुड़ी भी वही लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। और वह भी कहां, जो भारत की शेष भूमि से योजन दूर, कई सौ योजन दूर श्रीलंका के बीच में वो युद्ध लड़ा गया था। याद करिए, भारत की जनता आज भी उस व्यवस्था को उसी गरिमा के साथ, उसी गौरव के साथ और उसी कृतज्ञता के भाव के साथ सम्मान देती है। भगवान कृष्ण के साथ उनके पूरे अभियान में कौन लोग थे? और दूर मत जाइए, मध्यकालीन भारत का इतिहास उठा करके देखिए। हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप को युद्ध के उपरांत जो परिणाम सामने आए थे, उन्हें जंगलों की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। उस समय कौन लोग महाराणा प्रताप के साथ में थे? भील थे, मीना थे, वहां का जनजातीय समुदाय था। और महाराणा प्रताप को बचाने के लिए सेना के संगठन को
पुनर्जीवित करने के लिए इन सब ने वहां पर उनका योगदान दिया। और परिणाम क्या था कि कुछ वर्षों तक महाराणा प्रताप को अरावली की जंगलों में इधर उधर भटकना पड़ा था, लेकिन फिर से अपनी सेना इकट्ठी करके उन्होंने उस समय अकबर के द्वारा जीते गए सभी दुर्ग और किले वापस लेकर के फिर से भारत के गौरव की स्थापना करने का काम उस कालखंड में किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कौन लोग योगदान दे रहे थे? यही समुदाय दे रहा था, यही समुदाय दे रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस तत्परता के साथ उस कालखंड में उस समय के सबसे बर्बर और इतिहास के सबसे बर्बर शासक के खिलाफ लड़ रहे थे, उस समय उनका सहयोग करने के लिए भी जनजातीय समुदाय बढ़ चढ़ करके सामने आया था। और परिणाम यही था कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने में छत्रपति शिवाजी महाराज को भी सफलता प्राप्त हुई थी। याद करिए, औरंगजेब के समय कोई कल्पना करेगा कि कोई हिंदवी साम्राज्य की स्थापना कर दे, लेकिन उन्होंने वह भी करने का काम किया था। यानी ये चीजें हमेशा इस बात को हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि जो समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के भारत की विरासत की, भारत की, वहां पे क्या स्थिति रही होगी, क्या स्थिति होगी। आज भी जनजातीय समुदाय जिन स्थितियों में रह रहा है और वहां पर साधन नहीं, वहां पर अन्य सुविधाएं नहीं, अपनी स्वयं की मेहनत से उन्होंने भारत की विरासत को किस रूप में संरक्षित किया। वेदों की पूजा हम करते हैं, लेकिन वेदों के व्यवहारिक स्वरूप को उन्होंने अंगीकार किया। आप याद करिए, हम माता भूमि और पुत्रोहम पृथिव्या की बात करते हैं, लेकिन हमें किसी अच्छे पेड़ को अपने स्वार्थ के लिए काटने में कोई संकोच नहीं होता। धरती माता के लिए अगर कहीं पे कोई तालाब बनाया गया होता है तो हम उसमें कूड़ा फेंकने में कोई संकोच नहीं करते, कोई संकोच नहीं करते। किसी तालाब की भूमि पर कब्जा करने में भी हम कोई संकोच नहीं करते। नदी के कैचमेंट एरिया में कब्जा करने में हमें संकोच नहीं होता, भले ही हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप देखना है, धरती माता के प्रति इस दायित्व का निर्वहन अगर किसी ने किया है, प्रकृति की पूजा को अगर किसी ने महत्व दिया है, तो वह जनजातीय समुदाय ने दिया है और बड़ी प्रखरता के साथ किया है, बड़े प्रभावी तरीके से उन्हें सम्मानित किया है। यानी वेदों को अपने जीवन में उन्होंने अंगीकार किया। और भारत में हमारी भारत के सनातन धर्म की परंपरा में कहीं नहीं लिखा है कि जो मंदिर जाएगा वही हिंदू है। कहीं नहीं लिखा है कि जो व्यक्ति पूजा करेगा वही मंदिर है। जो व्यक्ति अमुक ग्रंथ को मानेगा वही हिंदू है। जो मानेगा वह भी है, जो नहीं मानेगा वह भी है। हमने चारवाक को भी ऋषि माना है। हमने भगवान बुद्ध को भी अपना एक अवतार के रूप में सम्मान दिया है। हमारे यहां संकल्प लिया जाता है तो बुद्ध को हमने विष्णु के एक अवतार के रूप में मान्यता दी है। हमने जैन परंपरा को भी उतना ही सम्मान दिया है, भले ही कोई वेद को माने न माने। फिर ये प्रश्न जनजातीय समुदाय के लिए क्यों खड़ा होता है? जनजातीय समुदाय भारत का आदि समुदाय है, भारत की परंपरा में रसा बसा हुआ समुदाय है, जिसने भारत की सनातन परंपरा को सदैव एक नई मजबूती प्रदान की है। याद करना, वेदों की ऋचाएं किसी राजमहल के अंदर नहीं, किसी जंगल के नीचे, जैसे यहां पर आपने बाहर क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, इसी प्रकार के एक सुरम्य वातावरण में ये सभी लिखी गई हैं। और हमारा हर प्राचीन ग्रंथ अपने यहां एक
स्पर्श अरण्य कांड का भी रखता है। याद रखना, अरण्य जीवन भारत की परंपरा का, वैदिक परंपरा का हिस्सा रहा है। ये उस परंपरा का हिस्सा रहा, उसके इतर उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन हम लोगों ने जानबूझ करके एक शरारत के तहत कुछ पश्चिम से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोगों ने हमारी परंपरा को कुंठित करने का काम किया, हमारी कलम को कुंद करने का काम किया, और परिणाम क्या है? हम लोगों ने अपने ही समुदाय को अपने आप से अलग किया। भारत की विरासत का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाले जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए इस संपूर्ण पक्ष को लेकर के जब भी भारत के अंदर आजादी के किसी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने की बात रही है, तो जनजातीय समुदाय उस मामले में सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के भारत के उस आंदोलन को, भारत की चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार किया है। कभी वो पीछे नहीं हटा, आगे रह करके किसी भी सुधारवादी कदम को लेकर के वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आज भी ये कमी हमारी हो सकती है कि हम उन तक नहीं पहुंच पाए। ये कमी भारत की उन सरकारों की रही होगी जो लोग उन तक पहुंच करके उन लोगों तक शासन की सुविधाओं को पहुंच करके संवाद को नहीं बना पाए। उनके अंदर राष्ट्रीयता किस भाव के साथ जुड़ी हुई है, मैं उसको कुछ उदाहरण आपके सामने दूंगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये लगभग 739 द्वीप हैं जो भारत से काफी दूरी, भारत की शेष भूमि से काफी दूरी पर है। उसका अंतिम जो पॉइंट पड़ता हो इंदिरा पॉइंट है, मुझे लगता है कि वहां से इंडोनेशिया की दूरी बहुत नजदीक पड़ती है। अलग अलग द्वीप हैं, उन द्वीपों में से केवल 39 ऐसे हैं जहां जीव जंतु रहते हैं और उनमें से 7 ऐसे हैं जहां पर मनुष्य रहते हैं। उसमें से एक द्वीप पे एक बार मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों में भारतीय दल को सम्मानित किया और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। यहाँ पर ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो मेडल कुछ न कुछ जीत कर आए हैं, मगर आपकी टीम में कई सारे लोग ऐसे हैं जो शायद जीत नहीं पाए। हमारे लिए सबसे बड़ी बात खेलना होता है। जीत और हार ये तो जीवन का नित्यक्रम होता है, परंतु जीतने का लक्ष्य रखना ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। जीतने के लिए आयोजन करना वो भी हमारा स्वभाव होना चाहिए और जीतना हमारी आदत होनी चाहिए। और जब जीतने को आदत बनाते हैं
तो हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार 21वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में देश के लिए खेलने वाले, देश के लिए जीतने वाले सभी पदक विजेताओं को और खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जब मुझे डीआईबी ने इन्फॉर्म किया कि 613 पदक हम जीत कर आए हैं, कुछ लोगों ने एक से ज्यादा पदक जीते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा आनंद का विषय है। आज सुबह में यहां आने के पहले सोचता था कि आने वाला 22वां विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल यहां होने वाला है, भारत में होगा। और एक सांसद नाते बताता हूं कि आप लोग अगर खेलेंगे तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खेलेंगे, मेरे मत क्षेत्र के अंदर आपको खेलने आना होगा। उस वक्त हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए? ये अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं जिस किसी भी देश में जाती है, वो देश के लिए इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि हम सफल आयोजन करें। सफल आयोजन तो हो ही जाता है, वो ना खेल का काम है, ना खिलाड़ियों का काम है, ना खेल के क्षेत्र में काम करने वालों का काम। एक प्रकार से वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। मगर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जितने भी पुलिस बल देश के इस संगठन का हिस्सा है, इसमें से कोई ना कोई कम से कम एक खिलाड़ी इस खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। हमारा जो प्रदर्शन की हिस्सेदारी है वो सर्वसमावेशी होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि मेडल जो मिले वो भी सभी बलों में कम से कम 3 मेडल जीतने का लक्ष्य रखकर खेल तय कर आगे बढ़ना चाहिए। ये लक्ष्य रखकर अगर हम चलते हैं तो 29 में जब यहां खेल होंगे तो ये 591 का जो आपका रिकॉर्ड है और 613 का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आप स्वयं तोड़ देंगे और देश को और बड़ा सम्मान दिलाने की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ पर प्रोत्साहन राशि भी 4,38,85,000 रुपये की दी गई है। ये प्रोत्साहन राशि में राशि का महत्व नहीं है, सरकार का खेलों के प्रति रुझान वो महत्वपूर्ण है। और पहले कभी पुलिस एंड फायर गेम्स को देश में बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। हमने हिस्सा लेने की शुरुआत भी 2007 से करी, परंतु ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के बाद ये विश्व का सबसे बड़ा खेल आयोजन होता है। हिस्सेदारी की दृष्टि से सबसे बड़ा खेल आयोजन होता है। तो हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि 10,000 खिलाड़ी जहां करीब करीब हिस्सा लेते हैं, वो खेलों में देश का प्रदर्शन पूरे 140 करोड़ के देशवासियों के लिए बड़े गौरव का हिस्सा होता है। मैं आज ही गृह मंत्रालय में निर्देश देने वाला हूं कि पराक्रम जो आप लोग कर आए हैं, इसकी प्रसिद्धि भी होनी चाहिए और देश की जनता को इसका ढंग से समाचार भी पहुंचना चाहिए। और पुलिस के अलग अलग बलों से जो खिलाड़ी निकले, उन्होंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, इस सब में हिस्सा लिया है और अच्छा प्रदर्शन किया है। परंतु अब हमारा ध्यान 29 पर होना चाहिए। जैसे अर्जुन को चिड़िया की एक आंख दिखाई पड़ती थी, इस तरह खेल के साथ जुड़े हमारे सभी बल के अधिकारियों को और खिलाड़ियों को 29 के खेलों का लक्ष्य बनाकर हमने आगे चलना पड़ेगा। अहमदाबाद, गांधीनगर और केवड़िया, ये 3 हिस्सों में बांटकर ये प्रतियोगिताएं होने वाली है।
और एक वैश्विक मंच पर, खेलों के वैश्विक मंच पर जब भारत जा रहा है, इस वक्त भारत के खिलाड़ी इसमें जरूर इस प्रकार का प्रदर्शन करें कि वहीं से चर्चा हो कि भारत में खेलों के लिए बहुत पोटेंशियल पड़ा है। और 36 में हम ओलंपिक के लिए भी बिड करने वाले हैं, कॉमनवेल्थ के लिए भी हम बिड कर चुके हैं और एशियाड के लिए भी फिर से बिड कर चुके हैं। ये सारी श्रृंखला अंतर्राष्ट्रीय खेलों की भारत में लाने का प्रयास करने का मकसद ये है कि खेल हमारे देश की जनता का स्वभाव बने, और सिर्फ जनता का नहीं, देश के विभिन्न अंग उपांगों में भी, जैसे पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, उसमें भी खेल एक नेचर बनना चाहिए, क्योंकि खेल जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। यहीं से हार को हजम करने की आदत पड़ती है और यहीं से जीत को प्राप्त करने का जुनून भी मिलता है। अगर जो बच्चा खेलता नहीं है वो हार से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और जो बच्चा हार कर जीत का संकल्प नहीं लेता है उसको जीतने की आदत नहीं पड़ती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपको विश्व के कोई सिलेबस में सिखाया नहीं जाएगा, वो सीखने की एक ही जगह है, मिट्टी, खेल का मैदान, और वहीं पर ये मन की रचना होती है और वहीं पर हमें जीतने की आदत पड़ती है। और धीरे धीरे ये स्वभाव हमारे युवाओं का बनना चाहिए। अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।